पता चला कि नहीं, वो आदमी जितना लाउड बोल रहा था उतना ही सही बोल रहा था। हम जैसों से बहुत बेहतर अंदाजे थे उसके। पीर अफजल कादरी साहब को भी गौर से देखना होगा। यही बातें जो वो आज कर रहे हैं, ये उस वक्त क्यों नहीं की जब वो जिंदा थे? ये कैसे मुमकिन है कि आप आज उसके बेटे पर भी इतने इल्जामात लगा दें कि ये भी कह दें कि मैं हूँ वो शख्स जो इसको लाने वाला था? अगर आप उसको लाए हैं, उनको लाए हैं, खुदा गवाह है, आपने बड़ा नेक काम किया। वो लोगों को बताने के काबिल था और समझाने के काबिल था कि मुश्तरी होशियारबाज आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन के लिए कमर कस ली गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हसन हाशमी। हमारे साथ खलीलुर रहमान कमर साहब मौजूद हैं और क्या इनका तारुफ करवाया जाए, मैं फ़ौरन टॉपिक पे आना चाहूँगा। अच्छा, हमारा आज बड़ी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जिस पर ज़ाती तौर पर मेरा दिल खुद ज़ख्मी है। वो है पीर अफजल कादरी साहब की आजकल गुफ्तगू बहुत चल रही है, जिन्होंने कहा कि अल्लामा ख़ादिम हुसैन साहब को मैं आगे लेकर आया था, मेरी मर्ज़ी से वो आए थे और मैंने उन्हें मतलब जैसे भी है लीड किया, चलाया। असल में मतलब कह सकते हैं कि किंग मेकर मैं था। अब चूँकि वो दुनिया में नहीं तो उनका बेटा जो साद हुसैन है उसको कोई हक़ नहीं पहुंचता, बल्कि यहाँ तक कह दिया गया कि वो एक नशई है और ऐसी बातें जो कि एटलीस्ट मैं ज़ाती तौर पर इख्तलाफ होने के बावजूद एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कादरी साहब से। खलीलुर रहमान कमर साहब, मुझे नहीं समझ आ रही इधर किस बात का इख्तलाफ है कि, और इख्तलाफ की नौयत डेफिनेटली इस बात से ज़्यादा शिद्दत से महसूस होती है कि अभी उनकी कब्र की मिट्टी गीली है और यहाँ झगड़े हो रहे हैं कि जनाब लब्बैक, तहरीक लब्बैक क्या मिरास है किसी की, या कोई ऐसे आके बोले कि जी मैं ही करूँगा और इस तरह की गुफ्तगू करे कि जो कि समझ से बाहर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अल्लाह अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहब को अपने जवार रहमत में बेहतरीन जगह दे। ये जो इस तरह की बातें होती हैं, इनको मुख्तलिफ़ तनाजुर में देखना पड़ेगा। हो सकता है, बल्कि मैं आपको बताता हूँ कि शुरू में मुझे भी लगता था कि अल्लामा साहब बहुत एक्सट्रीमिस्ट हैं, और बाद में मेरा ये ख्याल गलत साबित हुआ। मुझे लगा कि तौहीने रिसालत की मकरू कोशिशें की जा रही हैं, ना सिर्फ हमारे मुल्क के अंदर। हमारे मुल्क में तो पेड एलिमेंट्स होते हैं ना, फंडेड लोग जो यहाँ पे पनीरी बीजी जाती है। चलिए, उनका कला कमा करना ज़रा आसान होता है, लेकिन डेनमार्क और उसके बाद फ्रांस की जो गलीज़ हरकत है, इसका मतलब है कि अगला प्लान तैयार है, या ये प्लान डेकेड से तैयार था, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए रास्ते ढूंढे जा रहे थे। अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि कितने लोग हमें हमारे मुल्क से इनको मुयस्सर आ जाएंगे जो इस किस्म की बातों को आहिस्ता आहिस्ता जहर बनाकर कानों में डालने लगेंगे। तो फिर मुझे पता चला कि नहीं, वो आदमी जितना लाउड बोल रहा था उतना ही सही बोल रहा था। हम जैसों से बहुत बेहतर अंदाजे थे उसके, और उसने देख लिया था कि ये सब मामलात जो हैं वो गिरदो नवा में ज़हूर पजीर होने वाले हैं या हो रहे हैं। हम यहाँ लहजे की सख्ती या उनका कभी कभार मुंह भरकर किसी को कुछ कह देना, उसको उस पर दलीलें वज़ा होती रहीं और हम सुनते रहे। बाज़ औक़ात हम डिसएग्री भी करते थे, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि वो मुंह भर कर जैसी भी गाली देते थे वो बिल्कुल सही देते थे। एक पुरानी साजिश चल रही है मुसलमानों के ख़िलाफ़, जिसमें हमें कभी भी इकट्ठे होकर बैठकर अपने मामलात के हल का और सलूशन तक पहुंचने का रास्ता इख्तियार करने का मौका नहीं दिया जाएगा। ये तय है। फ़िरक़ों में बांटा गया, फ़िक़हाओं में बांटा गया, हत्ता कि हमें फंडिंग की गई एक दूसरे की फ़िक़ा को गाली देने की, और वो गाली दी जा रही है, वो गाली दी जाती है, और वो गाली परहैप्स अभी भी दी जाती रहेगी। ऐसे एलिमेंट्स जो होते हैं, ऐसी सूरत हाल में जब एक बड़ा आदमी जो है वो दुनिया से पर्दा कर जाए और वो इतने बड़े काम का अलम उठाया हो उसने,
तो हमें पीर अफजल कादरी साहब को भी गौर से देखना होगा कि यकायकी क्या हुआ। यही बातें जो वो आज कर रहे हैं, ये उस वक्त क्यों नहीं की जब वो जिंदा थे, और वो उसका ठीक से जवाब भी दे सकते थे उनको। ये कैसे मुमकिन है कि आप आज उसके बेटे पर भी इतने इल्ज़ामात लगा दें, आप ये भी कह दें कि मैं हूँ वो शख्स जो इसको लाने वाला था। अगर आप उसको उनको लाए हैं, खुदा गवाह है आपने बड़ा नेक काम किया। आपने इस मुल्क को एक ऐसा बड़ा आदमी दिया जो जिसकी बात में, जिसकी दलील में, जिसकी तकरीर में वज़न था, और वो लोगों को बताने के काबिल था और समझाने के काबिल था कि मुश्तरी होशियार बाश, आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन के लिए कमर कस ली गई है। तो आप इसकी तख्त नशीनी को क्यों देख रहे हैं? आप इस तहरीक के मैसेज को क्यों नहीं देख रहे? वो तो पहुंच गया। अब वहाँ कोई भी खड़ा होगा, उसके पास कोई चारा नहीं है कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत, आबरू और नामूस पर अपना सर कटवाए। वो चाहे नाउज़ुबिल्लाह कोई नशई हो, वो चाहे कोई कुंद जहन हो। और आपके कुंद जहन कहने से क्या होता है भैया? यहाँ तो हमारे यहाँ बड़ी बड़ी पुरानी रिवायत है, हम तो मुंह भर के किसी को भी काफिर कह देते हैं। तो आप कितने लायक फ़ायक हैं? आपसे फिर सवाल किए जाएंगे। आप इतने लायक फ़ायक होते, इतने ईमान वाले होते, तो कादरी साहब आप ये बातें अलामा साहब की मौजूदगी में करते और हम उसको अप्रिशिएट करते और अलामा साहब से जवाब सुनते उनका। साद हुसैन को हिकमत के तहत भी इस तरह के अल्फाज अदा करने से उस कौस को यकीनन नुकसान पहुंचने के मुतरादिफ है। तो अब अगर नशई कह के या एक मिनट हसन, देखिए ये जो मैं आपको बड़ी लपेट कर ये मैं बात करके गया हूँ कि ये मामला मेरे नबी की नामूस और आबरू का है, उनकी इज़्ज़त का है। तो कादरी साहब को मोहतात होना चाहिए, उनको किसी का आलाकार नहीं बनना चाहिए। आलाकार बनने से इस तहरीक के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको नुकसान पहुंचेगा, और इस तहरीक का इस बात के अलावा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है कि हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की हिफाजत करें, जो हमारा बुनियादी फरीज़ा है। फ्रांस के सिलसिले में जो उन्होंने लास्ट एग्रीमेंट किया था कि 3 माह के अंदर अंदर उन्हें सफ़ीर निकालना है और हुकूमत अनाउंसमेंट करेगी फ्रांसीसी एशिया के बाइकआउट का, अब वो मामला ख़त्म हो गया। लगता है कि ये मामला ख़त्म हो गया, या ऐसा लगता है कि पीर अफजल कादरी साहब के स्टेटमेंट और मौजूदा हालात में वो कॉज अब कहीं पीछे रह जाएगा? मैं आपको एक अर्ज़ करूँ आसान, ये आसान काम नहीं है। एक बैगर कौम के, एक बैगर रियासत की हिम्मत नहीं होती कि वो फ्रांस जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क को ललकार सके। आप वो क्या कहते हैं, जिससे पैसे लेकर खाएंगे उनको आंखें नहीं दिखा सकते। आपके यहाँ बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले तो ये पर्टिकुलर मैसेज जो है वो एक एक मुसलमान के अंदर चला जाए, और बजाय इसके कि कोई हमारी भिखारी रियासत से डरे, वो यहाँ के रहने वाले लोगों से डरे कि इस किस्म की शोरश जो है उसको हम कैसे बाउंस बैक करेंगे। ये मुमकिन नहीं है। जो मैं समझता हूँ, जो हमारी आज तक की हुकूमती और रियासती समझिए कमज़ोरियाँ हैं और बेशर्मियाँ हैं और मजबूरियाँ हैं, मैं समझता हूँ ये मजबूरियाँ हमें बेशर्म बनाती हैं। अगर हम दुनिया को देने वाले होते, हमने दुनिया को पैसे दिए होते, फ़ंड किया होता, हमने दुनिया को इजादात करके दी होती, तो किसी की ज़रूरत ही नहीं होती। तमाम तर मजबूरियों के बावजूद उन तमाम तरमीमों को वापस लिया, तो क्या हम अभी आप समझते हैं? वो यहाँ हमारी हुकूमत से मुतालिक थी बात, वो यहाँ के कुछ गुमाश्ते थे उनके, जिन्होंने ये कोशिश की थी। जिस हुकूमत की हम बात कर रहे हैं वो हमारी हुकूमत के बाहर बैठी है, और वो एक डेवलप्ड कंट्री, हाईली डेवलप्ड कंट्री है, G8 को रिप्रेजेंट करता है। वो आपने पैसे लेकर खाए हुए उनसे, आपको खुदा का वास्ता है, आप हदीस पढ़ लीजिए, कर्ज़ खा और कर्ज़दार में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है, हुकूक का और फ़राइज़ का।
आपकी जुर्रत नहीं है भाई, मैं आपको बताऊं, इस किस्म का कोई माहदा आपकी गवर्नमेंट किसी के साथ नहीं करेगी कि हम फ्रांस के सफ़ीर को निकाल देते हैं। ये मुआहदा हो चुका है, ये माहदा कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं होगा। इसमें माहदे करने की क्या ज़रूरत है? जो शख्स इस वक्त अनाने हुकूमत संभाल कर बैठा है, क्या वो पक्का मुसलमान नहीं है? उसका काम था अगले दिन सफ़ीर वापस भेजता। इफ़ आई वर इन हिज प्लेस, तो मैं तो ये सोचता भी ना कि हम जिंदा रहेंगे या नहीं, मैं तो अगले दिन सफ़ीर को धक्के मार के यहाँ से निकालता, गेट आउट फ्रॉम हियर, हु आर यू? लेकिन रियासत यू कैन इंसल्ट माई प्रॉफिट। तो ये जब 3 महीने जब लगते हैं ना भैया, तो ये टाइम बाइंग होती है, ये टाइम बाइंग होती है। इसमें मामले रिजॉल्व नहीं होते। एक जीदार मुसलमान जैसे अल्लामा रिजवी साहब थे, एक जीदार मुसलमान का काम है कि आपके नबी की हुर्मत पर किसी ने उंगली उठाई है तो इमीडिएटली एक्शन लीजिए। क्या इमरान खान आपको नहीं लगता कि वो भी ये पोजीशन रखते हैं कि वो करना चाहें तो कर दें? ये भार सिर्फ खलीलुर रहमान कमर के पास नहीं है, वो नहीं किसी का भार लेता। मेरे नबी कोई नौजुबिल्लाह बेहुरमती करके घर तो जाके दिखाए मेरे सामने, ये मेरी ताकत में नहीं है, मेरे इख्तियार में नहीं है। मेरे इख्तियार में होता तो फ्रांस का सफ़ीर अगले दिन घर बैठा होता। आप बातें करते हैं, आप चाय की टेबल पर एहतजाज करते हैं। एहतजाज करने वाली कौमें तरक्की याफ्ता नहीं होती। लेकिन यहाँ तो एक तासुर ये बड़ी गहरे अंदाज में देने की कोशिश की जा रही है कि जी पाकिस्तान के अंदर पहली दफ़ा 72 सालों में या 74 सालों में वो हुकूमत आई है जो आंखों में आंखें डाल के बात करती है, जो उम्मत को लीड करने की सलाहियत रखती है। जी, उनमें कुछ खसूसियात ज़रूर हैं कि वो पिछले चोर डाकुओं से बेहतर हैं, लेकिन हुजूर मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, इतना दम किसी के पास नहीं है। कश्मीर में क्या कर लिया किसी ने, मुझे ये बता दीजिए। पहले हमें कुछ 252 दिन गिन कर दिखाए गए हैं कि ये आज इतने दिन हो गए, आज इतने दिन हो गए। अब वो गिनना भी बंद हो गए, वो साल से भी ऊपर चला गया मामला। मैं लाहौरी आदमी हूँ, मैं आई यूज़ टू टेक प्राइड इन बीइंग लाहौरी। तो मुझे याद है जब रेमंड डेविस यहाँ आपके 4 बंदे मार के चला गया था, तो वो पता चला था हम लाहौरी कितने गयूर हैं। अब तो मुझे इस बात पे भी शर्म आती है। और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पर कोई बंदा बात करे और आप इतने गयूर हैं कि आप बैठे हुए हैं ठंड रख के, तो ये कौमें जो हैं वो तय करती हैं कि हम में से कितने बचेंगे और कितने ज़िंदा रहेंगे और कितने हम जान निसार करेंगे। इस तरह कौमें नहीं बनती। बहरहाल ये बड़ी दो टोक स्टेटमेंट दी है खलीलुर रहमान कमर साहब ने। ये जो अपने खुद फरेबी है इससे निकलना चाहिए।